नमस्कार, मंडल न्यूज़ की इस विशेष बुलेटिन में मैं चंद्रप्रकाश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ है वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय नागापुरे। आज एक बहुत विशेष वजह के चलते हम आपके साथ ये विशेष बुलेटिन साझा करने जा रहे हैं। पिछले साल 4 मई 2020 को अमरावती में सरकारी कोविड टेस्ट लैब शुरू हुई थी। अमरावती शहर सहित जिले में अमरावती में पहली बार 4 अप्रैल को पहला कोविड पॉजिटिव मरीज पाया गया था। उस समय अमरावती शहर या अमरावती ज़िले में किसी भी कोविड संदिग्ध मरीज की जांच करने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त अमरावती शहर से यहाँ के संदिग्ध मरीजों के सैंपल नागपुर भेजने पड़ते थे। रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन या कभी कभी 5 दिन का समय लग जाया करता था। 4 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मरीज अमरावती में पाया गया, जिसकी रिपोर्ट उस मरीज की मौत के बाद नागपुर से अमरावती आई थी। उस समय यहाँ की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, यहाँ की सांसद नवनीत राणा, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने तमाम आवश्यक प्रयास करते हुए अमरावती में एक सरकारी कोविड टेस्ट लैब हो, इसके लिए कोशिशें की और उन्हीं कोशिशों का नतीजा था कि 4 मई को यहाँ अमरावती में सरकारी कोविड टेस्ट लैब शुरू हुई। आज उस बात को पूरा 1 साल हो गया है। इस 1 साल के दौरान अमरावती के कोविड टेस्ट लैब में किस तरह से काम हुआ, वहाँ पर काम करने वाले लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियाँ थी, इन तमाम चीज़ों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान के तमाम अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं अमरावती की संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय में स्थित उस सरकारी कोविड टेस्ट लैब में, जहां से हमें रोज़ाना ये जानकारी पता चलती है कि आज कितने सैंपलों की जाँच हुई, उन सैंपलों में से कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कितनों की रिपोर्ट निगेटिव आई। आज की ये पेशकश अमरावती की सरकारी कोविड टेस्ट लैब के बारे में। तो अब हम पहुंच गए हैं अमरावती के संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय पर। यहाँ पर स्थित है अमरावती की वो सरकारी कोविड टेस्ट लैब जो पिछले 1 साल से लगातार काम कर रही है। इस कोविड टेस्ट लैब में अब तक 2 लाख से ज़्यादा थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच हुई है। इसके बारे में हम और अधिक जानकारी कोविड टेस्ट लैब में पहुंचकर पता करेंगे। कोविड संक्रमण काल के दौरान इसी कोविड टेस्ट लैब ने अमरावती में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आइए चलते हैं अमरावती की उस कोविड टेस्ट लैब पर। हम पहुंच गए हैं विद्यापीठ परिसर में स्थित उस कोविड टेस्ट लैब के सामने। अब यहाँ से हम इस कोविड टेस्ट लैब के अंदर जाएंगे और यहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे, साथ ही यहाँ की पूरी प्रोसेस को भी देखेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ इस कोविड टेस्ट लैब के भीतर। तो हम पहुँच गए हैं इस कोविड टेस्ट लैब के भीतर और यहाँ पर इस समय हम सारा लैब का जो कामकाज है आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग काम में लगे हुए हैं। जिस समय पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा शहर कोविड के खतरे से जूझ रहा है, उस वक्त यहाँ अमरावती में आने वाले हर एक थ्रोट स्वैब सैंपल की जांच करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एक बहुत बड़ी टीम यहाँ कार्यरत है। और इस टीम के साथ इस समय मैं मंडल न्यूज़ बुलेटिन की ओर से अमरावती के संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब में हूँ। मेरे साथ हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय नागापुरे। और अब मैं आपको यहाँ पर एक जो कार्यप्रणाली है कि यहाँ कोविड टेस्ट लैब कैसे होती है, यहाँ काम कैसे चलता है, पूरी सिलसिलेवार जानकारी दूंगा। आइए हम सबसे पहले यहाँ के जो इंचार्ज हैं, यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रशांत ठाकरे जी, और यहाँ की जो टेक्निकल ऑफिसर हैं डॉक्टर नीरज धनवटे, हम उनसे बात करते हैं सबसे पहले, फिर लैब में चलेंगे। आज यहाँ पर आने का सबसे मुख्य वजह ये रही कि 4 मई 2020 को ये कोविड टेस्ट लैब शुरू हुई थी और अब इस कोविड टेस्ट लैब को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल के दौरान किस तरह का काम चला, इस 1 साल के दौरान किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम बातों को लेकर आइए बात करते हैं इस कोविड टेस्ट लैब के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत ठाकरे जी से। प्रशांत जी, अपने 1 साल का अनुभव हमें बताइए। वैसे तो हमें परमिशन जो है 29 अप्रैल को मिल गई थी जी, लेकिन यहाँ पे ICMR का जो लॉगिन आईडी होता है, जिसके ऊपर हम हमारे जितने सैंपल्स भी आते हैं उनके रिजल्ट अपलोड करते हैं जी, जो हमें वहाँ से डिमांड चाहिए होती है, उसका हमें 3 मई को मिला है जी लॉगिन आईडी पासवर्ड। और वो पासवर्ड मिलने के बाद में हमने 4 मई से शुरुआत की जी। तो 4 मई से जब हमने शुरुआत की तो हमें पहले दिन 24 सैंपल्स दिए जी।
और 24 सैंपल्स करने के बाद में हमें ऐसा लगा था कि आज हमने बहुत सारी काम कर लिया। अच्छा। लेकिन जी। उसके बाद जब हमने देखा कि नहीं 24 सैंपल बहुत कम होते हैं, तो जब हम पॉपुलेशन स्क्रीनिंग करेंगे, इतनी सारी लोग संख्या को स्क्रीनिंग करेंगे तो ये बहुत कम होगा। और हमने टारगेट रखा कि हम 250 सैंपल पे जाएंगे। जी। उस वक्त हमने ठीक है चलो 250 सैंपल पे जाएंगे, और हम धीरे धीरे करते हुए 48 के 96 सैंपल्स पे आए। फिर उसके बाद 250 सैंपल्स तक भी गए। और बीच में ये सब करते हुए हमें एक दिन बुलाया गया कि टोपे साहब यहाँ पे आए थे, हमारे माननीय, आई थिंक अगस्त महीने में। तो उन्होंने हमें बताया कि नहीं आपको 1000 का टारगेट रखना है। जी। जब 1000 का टारगेट की बात हुई तो सब सोच में पड़ गए कि ये सब कैसा होगा। लेकिन फिर बाद में हमें हमारी यशोमती ठाकुर जो मैडम है, उन्होंने हमें ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर के लिए ये दिया, और कलेक्टर साहब ने भी दिया। तो ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर होने के बाद में हम 1000 सैंपल्स के ऊपर करने लगे, और फिर धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी 1500 तक बढ़ाई गई। 1500 तक बढ़ाने में हमें कई बार दिक्कतें भी आई। जी। कई बार होता था कि आज किट्स ख़त्म हो जाएगी या प्लास्टिक वेयर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लैब का नेटवर्क होता था आपसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। कभी हमें अकोला से, तो कभी नागपुर से किट्स आई, कभी प्लास्टिक वेयर्स उन्होंने लोन बेसिस पे दिए। एम्स ने हमें काफ़ी मदद की है नागपुर में। जी। अकोला के जीएमसी ने हमें मदद की, आईजीएमसी नागपुर ने हमें काफ़ी मदद की। जब भी कुछ लगता था तो यहाँ से वहाँ चला जाता था, कभी उनके पास कम पड़ता था तो यहाँ आ जाता था। लेकिन इस दौरान में दीपावली का एक दिन छोड़ा तो ये लैब कभी बंद नहीं। जी। इवन दशहरे के दिन भी सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पे आके काम किया, घर से पूजा करके आए, भली बैचेस में आए। जी। मैडम भी घर से पूजा करने के बाद में ही शाम में यहाँ पे आके काम करके गए। जी। तो उद्देश्य यह था कि किसी का रिपोर्ट रुके नहीं। जी। अभी आपने डॉक्टर ठाकरे जी का जो वाक्य सुना, अपने आप में बहुत एक प्रेरणादायी भी चीज़ है और एक सीखने लायक भी चीज़ है, और मुझे लगता है कि सबक लेने लायक चीज़ है कि जिस समय हम लोग बाहर घूम रहे हैं, तमाम तरह की प्रशासन और सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजेशन कीजिए। बावजूद इसके काफ़ी हद तक कुछ लापरवाहियाँ देखने में आ रही हैं, लेकिन हमारी लापरवाहियों या हमारी कुछ गलतियों की वजह से आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से इस कोविड टेस्ट लैब में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने दीपावली के अलावा और किसी भी दिन यहाँ छुट्टी नहीं ली। और डॉक्टर साहब, मेरी जानकारी है कि आप लोग यहाँ पर 24/7 यानी 3 शिफ्टों में काम करते हैं इस समय। 3 शिफ्ट में काम चलता है जी। और अभी हमने पहले तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग में हमें टाइम लगता था। जी। किया है बारकोडिंग में, और उसमें SMS भी चले जाते हैं। जी। तो पेशेंट्स को इमीडिएट पता चल जाता है कि हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जी। तो ये 3 शिफ्ट में काम चलता है और रिपोर्टिंग भी इमीडिएट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी अपने यहाँ पे कितने लोगों का स्टाफ बोलूँ या आपकी टीम बोलूँ, कितने लोगों की टीम कार्यरत है यहाँ पर? अभी तो 35 लोगों की टीम कार्यरत है। और अभी आपने जैसा कहा कि आपने विद्यार्थियों का जिक्र किया कि कुछ विद्यार्थी हैं, तो ये विद्यार्थी मैं समझा नहीं, यानी विद्यार्थी यानी आपके यहाँ पे विद्यार्थी काम कर रहे हैं इस समय? यहाँ पर जो MSc में काम करते हैं, जी, MSc पढ़ रहे हैं जी, आगे क्या भागों में, जी, ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। MSc वायरोलॉजी नहीं, MSc माइक्रोबायोलॉजी है, MSc बायोटेक्नोलॉजी है जी। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं। यानी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसमें पुणे में जो एक लड़की पढ़ रही थी जो अमरावती से है जी, वो खुद होकर आई है हमारे पास, वॉलंटरीली सर्विस दे रही थी। ये एक और प्रेरणादायी चीज़, कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। इस समय हमारे देश में 18 साल से 35 साल की आयु वर्ग जो है उसकी जनसंख्या करीबन एक जानकारी के हिसाब से 65% के आसपास है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है, इस जंग में अमरावती की संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय की इस कोविड टेस्ट लैब में युवा, खासकर MSc में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इस चीज़ के लिए हम अपने अमरावती के इन बच्चों को सलाम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब इस चीज़ से हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में आप लोगों ने कितने सैंपल की जांच की है और सैंपलों के बढ़ने की जो रफ्तार है वो कैसी है? पिछले 1 साल में तो हमने अभी 2 लाख से ऊपर सैंपल्स कर लिए जी। और पिछले 10 महीनों में हमने 1 लाख सैंपल्स किए थे
और गत 2 महीनों में मार्च और अप्रैल में जी हमने 1 लाख सैंपल्स किए। तो ये जो 10 महीने में 1 लाख सैंपल और 2 महीने में 1 लाख सैंपल, यानी ये तो काफ़ी 5 गुना ज़्यादा रफ्तार होगी इसका मतलब। ये रफ्तार बढ़ने का कारण ये था क्योंकि अमरावती में ही फरवरी में एक स्पर आया था जी, जिसमें हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो 51% तक चली गई। जितने सैंपल्स हम एनालिसिस करते हैं उसमें 51% पॉजिटिव निकल गए जी। और हर हफ्ते में 2 बार जो DMER के चीफ है ताताराव लाने जी, उनके साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उन्होंने इस बात में सबसे पहले शंका जताई थी कि भाई ये इतना सारा स्कोर हो रहा है तो ये टेस्टिंग करना बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। और फिर उस हिसाब से सैम्पलिंग और टेस्टिंग बढ़ाई गई। हमने 24 सैंपल से शुरू किया था, आज हम 2500 से ऊपर सैंपल करते हैं। बाप रे। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3000 तक सैंपल्स हम करके चले जाते हैं। 2500 से 3000 सैंपल पर डे आप लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं और उसकी रिपोर्ट बनाने में हार्डली आप बता रहे हैं कि अब एक या 2 दिन लगता है और रिपोर्ट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नहीं, रिजल्ट आने बराबर हम उस पर रिपोर्ट्स भेज देते हैं। अच्छा। यहाँ से सबसे पहले रिपोर्ट्स की जो PDF कॉपीज़ है जी, वो इरविन हॉस्पिटल को चली जाती हैं जी, और पेशेंट्स को SMS चले जाते हैं। तो उसमें डिले नहीं होता, आने सैंपल्स रिसीव होने के ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर ही हम उसके सैंपल्स पहले इसी काम के लिए 3 दिन लगा करते थे शायद। पहले टाइम लगता था, लेकिन जी। अभी सॉफ्टवेयर डेवलप होने की वजह से भी ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस समय सारे लोग कोविड से डर रहे थे, ये सवाल मैं बाद में डॉक्टर नीरज धनवटे जी से ही पूछूंगा, आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आपकी टीम के लोगों से भी जानूंगा कि जिस समय सारी दुनिया, पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे शहर में इस वायरस की महामारी और इसके संक्रमण को लेकर बड़ा डर का माहौल था, लोग भाग रहे थे, एक दूसरे के पास में नहीं जा रहे थे, उस समय पूरे शहर के इन्फेक्टेड सैंपल्स आपको पता भी नहीं था कि इसमें से कौन से किसमें वायरस होगा और किसमें नहीं होगा, और आप उस पर काम कर रहे हैं, तो कभी आपको या आपके टीम मेंबर्स को इस चीज़ का डर नहीं लगा? शुरुआत में डर नहीं था क्योंकि हम जिस विषय में काम कर रहे थे जी, एक ये था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। जो जी। 5-6 लोग हमारे साथ में थे उनके बीच में हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। जी, तो उसके लिए जो पहले एक्सट्रैक्शन जो करना पड़ता था, जहाँ पे हमें PTM ट्यूब खोलनी पड़ती थी और PPE किट पहन के जाना पड़ता था, तो उस वक्त मैं और घनवटे मैडम हमने शुरुआत की। 2 दिन हमने पहले खुद काम किया जी, ताकि बाकी लोगों को लगे कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते। जी, तो इस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते गए और जब बाकी विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं ये हम भी कर सकते हैं, तो ये क्योंकि थियोरेटिकली वो सब पढ़ चुके थे, जी, प्रैक्टिकली इतना इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने जब ये पढ़ा है कि नहीं ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब उनमें कॉन्फिडेंस आ गया तो उन्होंने खुद ही आगे करना शुरू कर दिया। जी। तो ये जो उनमें डर था वो निकल गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोविड ने एक तरीके से आपके MSc के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल का भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराया। हाँ, भरपूर अवसर भी उपलब्ध कराया। बीच में जब हमारे यहाँ वेव कम हो गई थी जी, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर कंपनीज में अच्छी डिमांड्स भी आई। अच्छा। यानी एक हमारे यहाँ से स्टूडेंट जो थी वो रेजुनो बायोटेक के एक प्रोजेक्ट चल रहा है माइक्रो मोन्सेंटो में, तो वहाँ पे सिलेक्ट भी हुई और 2 लोग यहाँ से सीरम में भी गए। जी, बीच में हमें कुछ ऑफर्स और भी आई थी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये वेव बढ़ने की वजह से स्टूडेंट्स भी फिलहाल रुके हुए हैं। जी। तो इस काम का उनके भविष्य में काफ़ी उपयोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच। तो ये थे संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब के डॉक्टर प्रशांत ठाकरे जी। अब मेरे साथ हैं इस कोविड टेस्ट लैब की टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर नीरज धनवटे जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस 1 साल के दौरान इनका अनुभव क्या रहा, क्या चुनौतियाँ रही और किस तरह से काम चला और काम में किस तरह की दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत मैडम मंडल न्यूज़ बुलेटिन में। आपकी क्या चुनौतियाँ रही, कैसे काम चला, थोड़ा बताइएगा। शुरुआत में जब हमने सोचा कि जी, हम जो विषय में बिलोंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, तो हमारा विषय इस समाज के उपयोग में कैसे आ सकता है। जी। ये हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि वी कैन डू दिस टेस्ट RT-PCR जी, और हम ये शुरू कर सकते हैं हमारे विद्यापीठ में। जी। कुछ 70-80% हमारे पास में फैसिलिटीज़ ऑलरेडी थी
जैसे RT-PCR और बायोसेफ्टी लेवल की फैसिलिटी थी, कुछ और फैसिलिटीज़ चाहिए थी जो हमको हमारे कलेक्टर और कैबिनेट मिनिस्टर ने इमीडिएट अप्रूव करके फिर हमने पूरा लैब सेट किया एंड अकॉर्डिंगली विथ ऑल दी ICMR गाइडलाइंस हमने पूरा सेटअप करके फिर ICMR को अप्रोच किया और हमको अप्रूवल मिल गया जी। शुरुआत में हम सिर्फ 5 या 6 लोग थे जी। तब तो शुरुआत मतलब कैसे टेस्ट कैसे करना है, कौन सी किट यूज़ करना है, कौन सी प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें हमको सीखनी पड़ी। तो कुछ विद्यार्थी हमारे PhD स्टूडेंट्स थे जी, सर के और मेरे। तो हम 5-6 लोग मिलके शुरुआत में हमने खुद के ही सैंपल्स लेके पहले प्रैक्टिस करी जी, अप्रूवल मिलने से पहले। अच्छा। तो 4-5 दिन हम प्रैक्टिस करते रहे और जब हमको रिजल्ट प्रॉपर आए तब उस दरमियान हमको अप्रूवल भी मिल गया ICMR से और कुछ हमको टेस्ट भी आए चेक करने के लिए जो हमको एम्स नागपुर ने भेजे, जो मतलब हमारी परीक्षा ली जैसे उन लोगों ने कि हम बराबर रिपोर्ट देते हैं कि नहीं। तो वो भी हमने सक्सेसफुली उनको रिजल्ट्स दिए एंड उसके बाद में हमको अप्रूवल मिला। तो फिर 5 लोगों से धीरे धीरे बढ़ते गई हमारी टीम। शुरुआत में MSc के बच्चे ज्वाइन हुए। हमारे विद्यापीठ में एक अर्न एंड लर्न की स्कीम है जी। उस अंतर्गत जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ पे और जो काम करने की इच्छुक है जी, सो अपार्ट फ्रॉम उनके स्टडीज के जो आवर्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो काम कर सकते हैं विद्यापीठ में। ओके। तो वो स्कीम के अंतर्गत कुछ माइक्रो और बायोटेक के विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर लिया। मैडम एक सवाल मैं डॉक्टर ठाकरे जी से पूछना चाह रहा था और वो उनसे नहीं पूछ पाए, आपसे पूछ रहा हूँ और आपके मैं बच्चों से ये पूछूंगा कि जिस समय कोविड आया और पूरी दुनिया में एक बड़ा हंगामा मच गया कि ये बड़ी जानलेवा सी संक्रामक महामारी है और उस समय कोविड आपको पता नहीं है कि सैंपल में वो कोविड वायरस है या नहीं है, या उस समय आप लोगों को या आपकी टीम के लोगों को ये डर नहीं लगा, बच्चों को ये डर नहीं लगा कि हम उस इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं? नहीं, डर का तो कोई सवाल नहीं था क्योंकि हमारा विषय ही है जी। और ये सब चीज़ों से कैसे बचना, प्रिकॉशंस क्या लेना जी, ये सब बेसिक्स है जो हमको पता है और हमारे विद्यार्थियों को भी पता है जी। और इसलिए यहाँ पे जो भी बंदा आया मतलब निडर था, बिल्कुल भी डर नहीं और था। अभी तक कोई इन्फेक्शन लैब में से अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है जी। तो मैडम वो क्या गुरु मंत्र है कि आप लोग बचे हुए हैं, वो अगर आप बाकी लोगों को भी बता दें तो शायद बाकी लोग भी बच जाएंगे फिर? नहीं, लैब में कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है, बायोसेफ्टी जो प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। जैसे लैब के अंदर सैंपल खुलता है तो वो जो टेक्नीशियन और PPE किट पहन के ही खुलता है। अच्छा, है ना। और अंदर पूरी वो व्यवस्था रहती है कि उसमें से कुछ भी बाहर ना निकले। जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है उसमें एक नेगेटिव प्रेशर रहता है कि अगर कुछ खुल भी मतलब वो खोलते हैं सैंपल तो उसके अंदर ही खुलता है, वो सैंपल बाहर खुलता ही नहीं, तो पैक ही रहता है वो सैंपल जी, जी। तो ICMR उसके अलावा उसके सिवा तो ये देती ही नहीं है परमिशन। जब तक आपका पूरा लैब सेफ ना हो तब तक परमिशन ही नहीं मिलती है। नहीं, ये तो लैब की बात होगी मैडम। मैं आपके जरिए अमरावती की जनता को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग इन्फेक्शन की चपेट में ही ना आए। अब उसके लिए जो ICMR और WHO ने जो अभी बोला है प्रिकॉशंस लेने के लिए, वो सभी फॉलो करना ज़रूरी है जी। और उसके साथ में ही अपना मतलब डाइट और न्यूट्रिशन ये भी ज़रूरी है। तो हम लोग अक्सर उसमें मतलब ध्यान नहीं देते, वी डोंट फॉलो इट। जब हम कोई मास गैदरिंग में जाते हैं वो अवॉइड करना चाहिए जी। या किसी से मिलने जाना, मतलब अगर ज़रूरी हो तो ही जाना है। तो ऑल दीज थिंग्स जो कॉमन है, एवरीबडी नोज दैट, सबको पता है, पर वो 100% फॉलो नहीं होता, इसलिए एक हाथ चपेट में आ जाता है। ये जो काम है चल रहा है मतलब पिछले 1 साल से, वो 1 या 2 लोगों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आता है मतलब करीब 43 लोग हैं अभी, मतलब कुछ वॉलंटरीली भी कर रहे हैं, विदाउट पेमेंट कर रहे हैं, हम भी वॉलंटरी ही कर रहे हैं। मतलब हमारा बेसिक काम जो डिपार्टमेंट का है, टीचिंग रिसर्च, वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो वैसे कुछ बच्चे वॉलंटरीली भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक वर्क कल्चर बनाया है। मतलब आप यहाँ पे किसी से भी बात करोगे, वो हर बंदा
बहुत अच्छे से खुश होकर के काम कर रहे हैं जी। नोबडी इज बर्डन राइट। और हर एक मतलब 8 घंटा 10 घंटा काम पड़ा तो 14 घंटा भी काम किया है बच्चों जी ने जी। और पूरे दिलो जान से काम किया है जी। तो ये एक पूरा टीम वर्क है मुझे लगता है जी। सो द क्रेडिट इट गोज टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द राइट। आप बात करेंगे तो शायद आपको निश्चित उनके भी अनुभव सुनने को मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच मैडम हमारे साथ बात करने के लिए, मंडल न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। ये थी संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब की टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर नीरज झनवटे जी। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और इस जानकारी और इनकी सलाह पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक अमल किए जाने की ज़रूरत है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पे जो MSc के हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो युवा हैं, वो जो यहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके क्या अनुभव हैं और यहाँ काम किस तरीके से चल रहा है, हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं उस सेक्शन की ओर जहाँ पर कोविड टेस्ट होती है, जहाँ पर बहुत सारे सैंपलों की जांच का काम होता है। आइए और किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है से अंदर चल रहे हैं उस सेक्शन में जहाँ पर कोविड टेस्ट का पूरा काम चलता है। मेरे साथ डॉक्टर प्रशांत ठाकरे जी हैं और मैं समय समय पर उनसे सारी जानकारियाँ लेते हुए आपको बताता चलूँगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या काम चल रहा है सेक्शन। अच्छा, यानी ये जो हॉस्पिटल से लोगों के सैंपल लिए चल रहे हैं, सैंपल बराबर है यानी ठीक है या नहीं है, इसके सब पूरी जांच की जाती है। इसके साथ में जो लिस्ट आती है उसके साथ में उसको क्रॉस चेक किया जाता है जी। और हमारे यहाँ पे अंदर में एक सेक्शन है जी, उसको हम बारकोडिंग सेक्शन कहते हैं जी। तो हर एक सैंपल को एक विशिष्ट बारकोड दिया जाता है जी, जो आगे पूरे सैंपल रिकॉर्ड होने तक वो काम आता है। अच्छा, लीक निकलता है तो क्या उससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है? हाँ, सैंपल की थोड़ी सी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, लेकिन सैंपल लाते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसको जिपलॉक बैग में ही लाया जाए जी। अगर बाहर से वो लीक दिखता है तो हम उसको वैसे ही रिजेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ अंदर जो चल रहा है, यहाँ अंदर जो चल रहा है ये क्या चल रहा है? ये सैंपल को कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये सैंपल की कोडिंग है और मेरे इस साइड में यहाँ पर और ये अभी जो यहाँ पर एक दिख रहा है कि ये चारों तरफ से एक रूम पैक है, एक भाई साहब बैठ के कुछ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है सर? हाँ, ये जो बीटीएम ट्यूब्स है उसको ओपन करके एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं यहाँ पर। यानी उसमें से जो आरएनए निकालना है वायरस में से जी, उसके लिए ये प्रक्रिया होती है। तो ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है और जो ये बैठे हैं वो पीपीई किट पहनकर बैठे हुए हैं जी। तो ये जो ट्यूब वहाँ खुलती है वो सिर्फ अंदर ही खुलती है, अच्छा, बाकी बाहर उसमें कहीं खुलती नहीं है जी। इस ट्यूब में अगर खोलने के बाद में एक बार वो निकाल ले तो बाहर बाकी बाद में कोई खतरा नहीं। अच्छा, और यहाँ पे अंदर किसी को जाने की परमिशन नहीं? यहाँ अंदर किसी को अंदर। जी जी जी। आप लोग कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 8 महीने। 8 महीने से आप लगातार काम कर रहे हैं, तो आपके कभी डर नहीं लगा? नहीं, शुरुआत में जब आए थे तब लग रहा था, बट अभी कुछ नहीं लगता क्योंकि इन्फेक्ट जो भी होता है बाहर से होता है, यहाँ पे हम सब सेफ हैं जी। और काम करते समय किस टाइप के चैलेंजेस, कितना चैलेंजिंग रहा ये काम आपके लिए? सब ध्यान से करना पड़ता है एक्चुअली जी, क्योंकि हमारी यहाँ की गलती बहुत मतलब भारी पड़ सकती है, इसलिए हम केयरफुली सब कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सपीरियंस, जैसा इन्होंने चैलेंज तो मुझे बता दिया, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे काम करने में? यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब सीखने को मिलता है और पता चलता है कि कोविड में एक्चुअली होता क्या है। जी, ये यानी अभी तक आप लोगों ने जो थियोरेटिकल पढ़ा था वो चीज़ अब आप यहाँ प्रैक्टिकली सब पता चल रहा है कि कैसे रहता है सैंपलिंग का, एक्सट्रैक्शन का, RT-PCR का, सब चीज़ें पता चल रहा है। डर नहीं लगा कभी? नहीं, पर शुरू में लगता था, अभी ठीक नॉर्मल है। अभी नॉर्मल है, ओके। बेटा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके लिए चैलेंज कितना चैलेंजिंग रहा ये? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और चैलेंजिंग भी उतना ही है क्योंकि कभी कभी सैंपल्स बहुत लीक आते जी। हैं तो हम भी बहुत डर जाते हैं, बट सर और मैम का बहुत सपोर्ट है जी। तो और सब अच्छे से बहुत प्रिकॉशंस लेके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, यहाँ पर एक कैबिन दिख रहा है, इस कैबिन में कुछ लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ क्या चल रहा है? ये जो मशीन है ये क्या है? जैसा आपने देखा है कि पहले सेक्शन में वो सैंपल्स ओपन करता था जी, यहाँ पर ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन मशीन से, अच्छा, तो जिसमें हम 94 सैंपल्स का एक्सट्रैक्शन 23 मिनट के अंदर करते हैं।
94 सैंपल 23 मिनट 23 मिनट में एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसका। जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मशीन चल रही है जी। इस मशीन के अंदर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, मैग्नेटिक बेस्ड एक्सट्रैक्शन होता है जी। और ये 2 मशीन हमारे पास में है जी। जिसमें साइमल्टेनियसली जो काम करती है जी। पूरे 24 घंटे काम कर देते हैं जी। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होने के बाद में ये RT-PCR के लिए जाता है। अच्छा। और वहाँ से आने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद में RT-PCR मिल जाएगा और फिर वहाँ पे रिजल्ट बाद पता चलेगा कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 3 सेक्शन देखने के बाद में आई थिंक एक सेक्शन हमने देखा जहाँ पर सैंपल आते हैं, एक सैंपल हमने देखा जहाँ बार कोडिंग हो रही है, एक सैंपल भी हमने जहाँ देखा जहाँ एक्सप्रेशन हो रहा है, और अब मैं आया हूँ उस सेक्शन में जहाँ पर फाइनली ये पता चलता है कि रिपोर्ट उस सैंपल की पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ पर हम जानकारी लेंगे डॉक्टर नीरा धनवटे मैडम से। मैडम, हमने अंदर के 2 सेक्शन देख के आए, अब यहाँ जो काम चल रहा है ये कैसे पता चल रहा है और यहाँ क्या काम चलता है, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, वो आपसे जानना चाहिए। तो RNA एक्सट्रैक्ट होने के बाद में जी। उसमें कुछ केमिकल्स डाल करके जी। PCR के लिए ये मशीन में डालते हैं जी। इसमें अगर RNA है तो मल्टीप्लाई होता है, एम्पलीफाई होता है जी। और एम्पलीफाई होने के बाद में वो ग्राफ के रूप में आपको नजर आता है। अच्छा। तो जैसे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं जी। ये बोलेंगे कि इसमें RNA है तो ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो अभी हमारे सामने रिपोर्ट दिख रही है ये हाँ। रिपोर्ट पॉजिटिव की रिपोर्ट है। ये पॉजिटिव की रिपोर्ट ओके। है ना। ओके। तो आपको इसमें ऐसे बड़े बड़े ग्राफ्स दिख रहे हैं। जी। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये फ्लैट हो गया, तो ये आप निगेटिव सैंपल, इसको निगेटिव रिजल्ट बोल सकते हैं। अच्छा, ये जिस सैंपल की रिपोर्ट इस समय स्क्रीन पर दिख रही है ये ये नेगेटिव। नेगेटिव। ओके। हाँ। ठीक। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पे वो रिपोर्टिंग करते हैं जी। जो लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब, जी। और उसकी वैल्यूज जो है आप बोलते हैं CT वैल्यूज जो है जी। वो यहाँ पे दिखती है। ये वैल्यूज रहती है, जैसे 19 है जी। तो जो लोग पूछते हैं ना CT वैल्यूज, तो ये यहाँ पे दिखती है वैल्यूज, तो वो वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाती है। ओके। ये पूरा टेम्पलेट है जो बार कोडेड टेम्पलेट है। अच्छा। ये बार कोड वहीं पे जनरेट हुए हाँ। जब सैंपल रिसीव सैंपल हुआ। जनरेट हुआ। हाँ। जी। और फिर यहाँ पे अब ये देख के हम एक एक सैंपल का रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा। फिर रेड इसमें रिजल्ट लिखने के बाद फिर ये टेम्पलेट बाहर जाता है रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा। हाँ। तो ये क्या करेंगे, फिर रिपोर्टिंग वाले इसको सिर्फ स्कैन करेंगे। हाँ हाँ। उनका पेशेंट का पूरा डिटेल उनके सामने आ जाएगा। अच्छा। और उसमें वो सिर्फ पॉजिटिव है या निगेटिव है ऐसा वो ये रिपोर्ट वहाँ में डाल देंगे। जनरली हम देखते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक इमेज जो होती है कोविड वायरस की, जैसा गोल, हाँ। तो पहले वो होता था ना माइक्रोस्कोप से, तो वो सब पुरानी जमाने की चीज़ें होती है, ऑटोमेटिक काम हो गया। नहीं, वायरस ऐसी चीज़ है जो मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। अच्छा। जो यहाँ पे नहीं है, अपने अच्छा। यहाँ पे नहीं है। जी जी। तो वायरस एज सच हम नहीं देखते। अच्छा। यहाँ नहीं देखते। यहाँ नहीं। वो फैसिलिटी कहीं और है, मतलब उसके लिए ठीक। बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक डायरेक्ट एविडेंस है कि अगर RNA है जी। वो RNA वायरस का ही है। RNA है तो पॉजिटिव है, RNA नहीं है तो नेगेटिव। ओके मैम, थैंक यू इस जानकारी के लिए। ये देखिए, ये एक मैं अक्षय से कहूँगा कि अक्षय थोड़ा इसको जूम करो। और ये जैसा हमने इसके पहले धनौटे मैडम ने हमें बताया, तो वो काफ़ी हद तक एक ब्लैंक था। ये काम किया हुआ एक शीट है जिस पे बारकोड पे लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। यही रिपोर्ट अब यहाँ से आगे अगले सेक्शन में जाएगी और उस सेक्शन में उस बारकोड को पढ़ते हुए ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति की रिपोर्ट, यानी ये किस व्यक्ति की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डॉक्टर साहब, आपके साथ में आपके यहाँ पे ये वाले सेक्शन में भी कुछ लोग मिल रहे हैं, तो इनमें से भी कुछ का परिचय अगर आप लें तो अच्छा रहेगा। ये हमारे साथ में डॉक्टर सुधीर शेंडे है। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में PhD की हुई है। जी। इनका पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए रशिया में सिलेक्शन हो चुका था, क्या बात है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चांस उनका चले गया। अच्छा। तो फिर यहाँ पे अभी NRHM की तरफ से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपर्ट व्यक्तित्व है। सर नमस्ते। और बड़ी आपसे दिल में बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपका मतलब अमरावती में किसी व्यक्ति का कहीं सिलेक्शन हुआ था, आप नहीं जा पाए,
तो आप नहीं जा पाए तो अब उसका दुख है या आपको यहाँ काम करने मिल रहा है उसकी खुशी भी है? उसकी खुशी भी है। दुख तो मतलब ऐसा ये नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आती ही रहती है जी। अभी अपॉर्चुनिटी वैसे भी मेरे हाथ से गई नहीं है, मैं इनके लिए काम कर ही रहा हूँ जी। और सोसाइटी के लिए कुछ काम करने की जो ये थी जी। वो मनीषा मेरी अभी इस दौरान पूरी हुई है जी। अभी 4 तारीख को लैब को भी 1 साल होगा और जी। हम लोगों को भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए भी 1 साल होगा जी। उसके लिए मतलब धन्यवाद करता हूँ मैं। ये देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इनके पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि ये अपने करियर के लिए रशिया जा सकते थे। लॉकडाउन और कोरोना काल की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए इन्होंने जवाब दिया कि मैं एक बड़ी इच्छा थी कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था और भले इनके हाथ पास में अभी भी वो अवसर बना हुआ है और 1 साल का जो भी इनका नुकसान हुआ होगा उसका जरा सा भी रंजो गम इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। ये अपने आप में बड़ी बात है। यही वो जज्बात है जिसकी वजह से हम पिछले 1 साल से इस अनदेखे दुश्मन के साथ में एक जंग लड़ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब आप देख रहे हैं इस कोविड टेस्ट लैब की पूरी टीम को एक साथ। ये तमाम लोग पिछले 1 साल से हमारे और आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24/7 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 14 घंटे काम कर रहा है और एक के भी चेहरे पर, भले सबके चेहरे इस समय ढके हुए हैं, मास्क लगा हुआ है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ में बड़े स्पष्ट तौर पर देख रहा हूँ सबकी आंखों में चमक है और किसी के भी चेहरे पर थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है, काम के बर्डन वाली कोई बात नहीं है। सब इस काम को करते हुए खुश हैं। मैं इस जरिए आपको केवल संदेश इतना देना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग हमारे और आपके लिए काम कर रहे हैं। इनके काम की हम लोग कदर करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सरकार की ओर से जो त्रिसूत्री नियमों का आह्वान किया जा रहा है उसका पालन करें ताकि बहुत जल्द ये तमाम लोग इस काम को बंद करके अपनी अपनी नॉर्मल और रूटीन लाइफ में जाएं, क्योंकि इनमें से हर कोई लेक्चरर है, कोई स्टूडेंट है और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द इनकी ये जिम्मेदारी खत्म हो और ये अपनी लाइफ में नॉर्मल हो। जब तक आप और हम नॉर्मल लाइफ में नहीं लौटेंगे तब तक ये नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोविड नियमों का पालन करें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी का संक्रमण खत्म हो, इसमें हर कोई अपनी तरफ से पूरा सहयोग दे। जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, वहीं अभी यहाँ पर रिपोर्ट शूट करते करते पता चला कि एक बच्ची ऐसी भी है जिसका आज यहाँ पे पहला दिन है। ये बच्ची पहली बार यहाँ पे आई है। सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताइए। रेणुका येंडे। ये रेणुका येंडे जी हैं, आज उनका पहला दिन है। ये सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं और एक वॉलेंटियर के तौर पर इस लैब में जुड़ने के लिए यहाँ आई है। अपने बारे में बताओ और ये बताओ कि आप इस लैब में एज ए वॉलेंटियर क्यों जुड़ना चाह रहे हो? सर एक्चुअली मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू थे और मेरे पास टाइम था जी। सो मेरे को एक्सपीरियंस बढ़ाना था और सोसाइटी के लिए कुछ भी करना था जी, इसीलिए मैं यहाँ जाऊँगी। थैंक यू रेणुका हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, एक बच्ची है जो पुणे के सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रही है। इन दिनों यहाँ पर इसका ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे चल रहा है और अपने पास में समय खाली है। इस खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, इस सोच के तहत ये बच्ची चाहती है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसकी कुशलता बढ़े और साथ में ही वो समाज के लिए कुछ कर सके। इस भावना के साथ में आज ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्ची है, ये हमारे और आपके लिए इस कोविड टेस्ट लैब में अपनी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हुई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसा अभी हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे कि यहाँ पर आप लोग रोज़ 2,500 से 3,000 सैंपलों की जांच करते हैं, तो ये जांच के लिए बहुत सारी आपको किट्स लगती होंगी, बहुत सारा कुछ सामान लगता होगा, मतलब जो भी उसका टेक्निकल नाम होगा, तो उसका जो सप्लाई है या उसकी जो उपलब्धता है वो बराबर होती रहती है? हाँ, उसकी पूरा सप्लाई बराबर होता रहता है। पहले ये कलेक्टर फंड में से यहाँ पे आता था जी। अभी भी कुछ अगर कम पड़ा तो कलेक्टर फंड से आता है, लेकिन हम हमारी डिमांड्स जो है जी वो DMER को सौंपते हैं जी। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हाफकिन प्रोक्योरमेंट सेल है हाफकिन्स का जी। वहाँ से पूरे हमारे पास उनके टेंडर निकाला जाता है, उनके टेंडर्स के थ्रू ये हमारे पास में पूरा सामान आता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये आज ही हमारे पास में सामान आया है। अच्छा। और वो इस तरह से करते हैं कि हमारी लैब में 2,500 या 3,000 का जितना भी सामान लगता है उतनी डिमांड को वो पूरी तत्परता से हमारे सप्लाई करना शुरू रखते हैं। जी।
डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक कहा जा रहा है कि एक कोई नया स्ट्रेन या नया कोई म्यूटेंट इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ सैंपलों की रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भी भेजी गई थी, तो वो नए स्ट्रेन या नए म्यूटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसको डबल वेरिएंट म्यूटेंट हमें बताया जाता है। जी। तो ये वेरिएंट जो है पहले तो दिसंबर 2020 में ही डिटेक्ट हुआ था, CCMB पुणे ने इसको डिटेक्ट किया था। जी। लेकिन हमारे यहाँ से जो हम 100 सैंपल्स भेजे थे उसमें से 68 सैंपल्स में ये डिटेक्ट हुआ था। अच्छा। तो हमारे यहाँ अमरावती में जो स्पर आया था उस स्ट्रेन की वजह से ही आया होगा। जी। लेकिन हम उसे अमरावती म्यूटेंट नहीं कहते। अच्छा। और ये जब जितने सैंपल्स का सीक्वेंसिंग होता है ये GSAID और पैंगलिन में सबमिट किए जाते हैं। उन्होंने ये सबमिट करने के बाद में इसको B.1.617 ऐसा उसका नामकरण किया है और उसे इंडियन लिनेज कहा जाता है आज। देश में सेकेंड वेव आई है, यानी ये गलत है? यह पूरी तरह से गलत है जी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये इसका उगम अमरावती में से हुआ, क्योंकि ऐसी कोई भी वैज्ञानिक पद्धति से यह सिद्ध नहीं हो पाया कि इसका उगम अमरावती से हुआ है। जी। हालांकि ये स्ट्रेन पहले ही डिटेक्ट हो चुका है। अब जहाँ से डिटेक्ट हुआ वहाँ पे उसका कोई स्पर नहीं आया, लेकिन ये अमरावती में उसका स्पर बढ़ गया था। अब मैं हूँ उस सेक्शन में। इसके पहले हमने अंदर एक सेक्शन देखा जहाँ पर बार कोड के साथ में रिपोर्ट पता चलती थी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो बार कोड की रिपोर्ट आती है इस सेक्शन में। यहाँ पर उस बार कोड को रीड करने के बाद में एग्जैक्ट वो रिपोर्ट किस व्यक्ति की है, मेल है फीमेल है, मतलब किस व्यक्ति का वो सैंपल था, वो यहाँ पर होता है और यहाँ से फाइनल रिपोर्ट जाती है सिविल हॉस्पिटल। और फिर शाम में हमारे ही जरिए, मीडिया के जरिए आप लोगों तक रिपोर्ट आती है कि आज अमरावती शहर में कुल कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये वो पूरा सेक्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग लगे हुए हैं बार कोड को रीड करने में, उसी चार्ट को पढ़ते हुए, और उसके जरिए ये पता चल रहा है कि ये रिपोर्ट किसकी है। डॉक्टर साहब, इस सेक्शन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये हमारा रिपोर्टिंग सेक्शन है। यहाँ पर वो लोग जो है जो अंदर से रिपोर्ट आती है RT-PCR की, जी, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये सॉफ्टवेयर पे अपलोड किए जाते हैं। जी। इसके बाद में ये रिपोर्टिंग जो है पूरे इसके रिपोर्ट CS ऑफिस को चले जाते हैं और यहीं से जिनके सैंपल्स हैं उनके पॉजिटिव है या निगेटिव है उनको SMS यहाँ से चले जाते हैं। यानी ये आपका एक फाइनल डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप ये डिपार्टमेंट में आपका काम पूरा सर्कल आकर यहाँ खत्म होता है। और इसके अलावा आप बाकी लोग जो देख रहे हैं जी, वो ICMR की साइट पर ये रिजल्ट्स अपलोड करते हैं। अच्छा। ताकि इनके रिजल्ट्स भी वहाँ से भी लोग डाउनलोड कर सके और ICMR को ये भी पता चल जाता है कि कितने सैंपल्स लिए गए हैं, उनसे कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है। जी जी जी। तो यहाँ से रिपोर्ट CS ऑफिस यानी सिविल सर्जन के ऑफिस में अपलोड करने के साथ साथ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च की वेबसाइट पर भी यहाँ से अपलोड होता है, जिसके जरिए पूरे तमाम देश के रिपोर्ट्स को जमा करके डेली ये फिगर निकलता है कि स्टेट में या देश में आज कितने पॉजिटिव मिले हैं। ये है वो फाइनल डिपार्टमेंट जहाँ से रिपोर्टिंग आगे जाती है। तो ये था इस पूरी कोविड टेस्ट लैब का हमारा आज का मुआयना, जो हमने हमारी साइड से जितना हमसे संभव हो सका हमने आप सभी लोगों को दिखाया। डॉक्टर साहब, आपको और आपकी टीम को, आपके कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है, ये एनिवर्सरी है। तो पहले तो मैं आपको आपकी पहली एनिवर्सरी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी लैब को दूसरी एनिवर्सरी मनाने की नौबत में आए। धन्यवाद। शायद ऐसा हो कि दूसरी एनिवर्सरी मनाने की नौबत में आए। जी। हमसे जितना भी बन पड़ा है ये हमने किया है और ये टीम वर्क है। जी। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये टीम का उत्साह 1 साल बाद भी बना हुआ है। जी, इसकी मुझे खुशी है। ये थे डॉक्टर प्रशांत ठाकरे जी, टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर नीरज धनवटे जी, उनकी पूरी टीम। और ये टीम यहाँ पर पिछले 1 साल से 4 मई 2020 से लगातार काम कर रही है और ये टीम काम कर रही है हमारे और आपके लिए। जितने भी RT-PCR स्वैब के सैंपल लिए जाते हैं वो सारे यहीं आते हैं, यहाँ से ही पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट निकलती है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उन लोगों को अगर उसमें से कोई असिम्टोमेटिक है तो फिर वो होम आइसोलेशन में जाएगा, जिसके अंदर लक्षणों की तीव्रता है, फिर उनका इलाज कोविड अस्पतालों में होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पूरी जो कोविड संक्रमण की जो ये चेन चल रही है, इसमें इलाज और मरीज के बीच जो सबसे बड़ा एक सेतु के जैसा काम कर रहा है वो ये कोविड टेस्ट लैब कर रहा है।
इस स्पेशल बुलेटिन के जरिए आप लोगों से, जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक आह्वान की, अपील की, दोबारा एक बार फिर से आह्वान और अपील करना चाहूँगा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि वाकई ये संक्रमण काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि जैसा भी आपने देखा कि रोजाना 2,500 से 3,000 सैंपल यहाँ जांचे जा रहे हैं। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस समय ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, तमाम चीज़ों की काफ़ी हद तक किल्लत पैदा हो रही है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है, लेकिन समस्या ये है कि मरीजों की संख्या बढ़ गई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इस वजह से ये व्यवस्था अब धीरे धीरे अव्यवस्था में तब्दील होनी शुरू हो गई है। इस विशेष बुलेटिन के जरिए आप सभी लोगों से निवेदन है और मैं मंगल कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बहुत जल्दी से जल्दी यह कोविड की संक्रामक महामारी हमारे और आपके जीवन से खत्म होकर एक इतिहास बन जाए। धन्यवाद।